लेट त्रिभुवन, जपजोत, ध्यानी, संप्रीति, आदित्य। कैसी दिल का दौरा एंड एंजाइना। दिल का दौरा एज यू नो कि दोज हु आर बायो स्टूडेंट्स, इट्स अ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक और एंजाइना किस तरीके का होता है और कैसे ये स्टार्ट होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, इवन व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक, दैट वी शुड नो। तो दिल का दौरा जिसे डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने ही लिखा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि दिल का दौरा और एंजाइना किसे कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये दोनों एंजाइना और दिल का दौरा दोनों हृदय रोग के दो रूप हैं, मतलब कि हार्ट डिजीज के दो तरह के रूप हैं ये। एक होता है एंजाइना और एक होता है दिल का दौरा। तो एंजाइना है ना कि मतलब कि जैसे बिगिनिंग लेवल पे आप कह सकते हो, अगर किसी तरह का पेन आपके चेस्ट में होता है और उसके रीजन मतलब कि जस्ट लाइक सिमिलर ही होता है हार्ट अटैक का, लेकिन जब वो ज्यादा तौर पे हो जाता है, मतलब कि इट्स इन द ब्रॉड वे, तो वो आपका हार्ट अटैक बन जाता है। और हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है, मतलब कि हार्ट किसी भी तरीके से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हार्ट का काम ही होता है ब्लड को पंप करना, और जिसकी वजह से अच्छा ब्लड और मतलब गंदे ब्लड की जो हम बात करते हैं, तो ब्लड प्यूरिफाई होकर के हमारे सारे वेन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेन में जो ब्लड है उसमें भी ऑक्सीजन की लेवल उतना ही जरूरी है ब्लड को फ्लो कराने के लिए, इवन ब्रीदिंग के लिए, कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी ना हो तो आप क्या करोगे, आप ब्रीथ नहीं ले पाओगे। तो इसी को कहता है कि अगर जैसे हमारा शरीर है, इवन शरीर में जो हृदय है हमारा, मतलब कि हार्ट है, तो जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि तुम लोग जब नीचे से बहुत ज्यादा स्टेयर्स चढ़ते हो या फिर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग ये सब करते हो, तो क्या होता है कि हमें ना मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हम हाफने लगते हैं, मतलब कि जस्ट लाइक नॉट लाइक अ नॉर्मल ब्रीथ कैसे हम लोग लेते हैं वैसा नहीं होता, हम तुरंत से हाफने लगते हैं। तो बोलता है कि जब वो ब्रीदिंग लेवल, मतलब कि जो वो ऑक्सीजन है उसका अगर सही, जस्ट लाइक जैसे कि अगर सही क्वांटिटी बोला जाए, तो अगर वो हमारे बॉडी में नहीं होता तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं है कि हर ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हार्ट डिजीज ही हो, क्योंकि ब्रीदिंग किसी और कारण से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब हमें जैसे कि कोल्ड कफ भी हो जाता है, तो जब हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है तब भी हमें लगता है कि हम ब्रीद नहीं कर पा रहे, तो ये सब अलग सिम्टम है। तो हार्ट डिजीज के लिए कहा गया है कि जब भी हमारे शरीर को, हमारे हृदय को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है, और इवन उस वक्त ऐसा होता है कि ऑक्सीजन का लेवल भी हमें ज्यादा चाहिए होता है, और जो हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होने लगता है, और इसे ही हम एंजाइना कहते हैं। लेकिन उस एंजाइना के बड़े वाले रूप, मतलब कि जब वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, तो वही हार्ट अटैक में बदल जाता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि आपके हार्ट को जो एनर्जी मिलने वाली होती है, जो ऑक्सीजन लेवल मिलने वाला होता है, वो एकाएक, मतलब कि सडनली ऐसा लगता है ना कि जैसे कहीं से कोई ब्रेक लग गया है और आप सांस नहीं ले पा रहे हो, और उसी वक्त आपको हार्ट अटैक आ सकता है, और आ भी जाता है बहुत सारे केसेस में। तो ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मतलब कि जो एनर्जी लेवल, जो ऑक्सीजन, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर वो नहीं हो पाता आपके वेन में, तो वही आपके आपके जो मसल्स है ना, उसके अंदर मांसपेशिया का मतलब मसल्स, जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लगती है और ठीक से काम नहीं कर पाती है, और जिससे जो पंप करने वाला जो प्रोसेस है वो भी वीक होने लगता है, और आपकी धड़कन, मतलब कि जो आपका पल्स है ना, वो जैसे कि मतलब फ्लैक्चुएट करने लग जाता है। और वहीं पर कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट काम करना बंद कर देता है, और वही आपका
हार्ट अटैक होता है। अब देखते हैं दूसरा है कि यह रोग किन कारणों से होता है, मतलब कि क्या रीजन है, क्या काउज है इसके बीच में। अनियमित उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मतलब बीपी जो है आपका अगर हाई होता है, वो भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो इन सारे केसेस में ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के। इवन डायबिटीज मतलब कि शुगर, मोटापा जो हम जानते हैं, फैटी होना, मानसिक तनाव मतलब कि मेंटल स्ट्रेस, अधिक मात्रा में धूम्रपान मतलब कि स्मोकिंग, और वसा युक्त खाद्यों का सेवन मतलब कि फैटी फूड्स, मदिरापान, अल्कोहल का यूज, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मतलब कि बढ़ जाता है, तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब कि देखो, कोलेस्ट्रॉल तो जैसा हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इवन ना ब्लड को फ्लो कराने के लिए। लेकिन अगर वही गुड कोलेस्ट्रॉल की जगह अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा मतलब की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो वो आपके ब्लड को ना जमाने लगती है, मतलब कि जगह जगह वो हार्ड होने लगता है, और जिसकी वजह से ही ब्लॉकेज आती है वेन के अंदर। और अगर दूसरा एक और कारण है कि अगर फैमिली में, अगर फैमिली बैकग्राउंड उठाकर देखा जाए, तो उसमें अगर किसी को ये बीमारी पहले हुई होती है, तो उस वजह से भी आपके परिवार में मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये बीमारी आ सकती है। फिर दूसरा भी कारण है कि आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में लाइफ स्टाइल काफी चेंज हो गई है। लोग हमेशा भागते रहते हैं, जैसे तुम लोग ही अभी ले लो, तुम लोगों की भी कंडीशन कुछ वैसी ही है। तुम लोग अभी क्या, अभी जस्ट लैब फिनिश करके कोई घर जा रहा है, कोई रास्ते में ही है, कोई पहुंच चुका है, किसी को लंच करने का टाइम नहीं मिला, ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब कि ऐसी लाइफ स्टाइल हो ही गई है कि हर किसी को भागना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज और फिजिकल वर्कआउट के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और जो कि इस बीमारी का सबसे बड़ा रीजन है। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया गया है, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है, जो प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब कि कुछ लोग जैसे कि ना किसी भी टॉपिक पर बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं इमिडिएटली, तो ये सारे सीन भी ना आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो काफी रिजर्व टाइप के होते हैं, मतलब किसी से ज्यादा बात नहीं करना, इवन अपनी चीजों को किसी से शेयर ना करना। तो ये काफी गलत चीज है। चाहे जैसा भी हो आप रिजर्व रहो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आपके साथ ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर कर सको। जैसे हम बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो वो आपके लिए ही है। आप अगर शेयर कुछ कर रहे हो, तो आपकी कहीं ना कोई आपकी केयर कर रहा है, या आप दूसरे की कर रहे हो। फिर दूसरा है कि जैसे ना बहुत सारे लोग, जैसे ये माइग्रेंट लेबर्स की के लेबर्स का एग्जांपल ले सकते हो, कि जो काफी दूर दूर किसी कहीं जगहों से आते हैं बड़े बड़े सिटी में काम करने के लिए। तो वे लोग अकेले रहते हैं, इवन अपनी फैमिली से काफी दूर रहते हैं, तो वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को इफेक्ट करता रहता है, उसके इम्पैक्ट होते हैं कि आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसमें एक ये हार्ट अटैक भी है। एक स्पेशल बात ये भी है, बोल सकते हो कि ये बीमारी शहर के लोगों में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू द गांव वाले लोग, क्योंकि शहर वाली मतलब कि सिटी और टाउन में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल काफी अलग है। इवन सबसे बड़ा रीजन तो आज के डेट में है कि हम लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, ना जल्दी सोते हैं ना जल्दी उठते हैं। फिर है शहरी जिंदगी की कश्मकश और आधुनिकीकरण से जीवन के तौर तरीकों में हुआ बदलाव। मतलब देखो, जैसे कि हम सिटी टाउन में रहने लगते हैं, और जैसा कि सबके पास टाइम की ना कमी होती है, सब सब लोग बोलते हैं वी डोंट हैव अ टाइम, वी डोंट हैव अ। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जितनी भी सारी टेक्नोलॉजी का मतलब ना यूज कर सकते हैं, हम लोग सब करते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैं भी करती हूँ। ये ले लेते हैं, इससे ना काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा।
लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर है हमारे पास। आज के डेट में हर चीज इलेक्ट्रिक पे चलने वाली आ गई है। हम लोग ये भी ले लेते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक से चल जाएगा, अच्छा ये भी ले लेते हैं, बैकअप से भी चलेगा ना, नहीं चलेगा, ऐसा जरूर हम पूछते हैं अगर कोई भी चीज लेने जाते हैं। मतलब जमाना ही ऐसा हो गया है, चाहते हुए भी और नहीं चाहते हुए भी हम लोग एडिक्ट हो रहे हैं इन सारी चीजों के। तो इसके कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देखने को मिलेंगे ही, राइट। हम्म। तो और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ने लगता है। इवन हम लोगों को कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी करनी पड़ती है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ दिन भर होल डे समझो कि वो चेयर पे बैठे रहते हैं, सामने लैपटॉप खुला होता है और स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं हो पाता, जिंदगी की भाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं है। तो वही जो मैं बोल रही थी कि लोगों के पास एक्सरसाइज और फिजिकल वर्कआउट के लिए टाइम ही नहीं रह गया। इवन आजकल के खाने पाने का, सॉरी, खाने पीने का स्टाइल भी बदल गया है। लोग जंक फूड और फास्ट फूड पर काफी ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। अभी जैसे तुम लोगों से भी पूछा था तो तुम लोग बोलोगे हाँ शाम को पिज्जा ही खाएंगे हम, राइट। उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता तुम लोगों को। तो ये सारी चीजें इन सारी बीमारियों को ज्यादा क्या बढ़ावा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है तुम लोगों का कि यह किस उम्र का रोग है, तो मतलब कि किस एज में होता है। तो आमतौर से एंजाइना और दिल का दौरा 45 ईयर्स से और प्लस वाले लोगों को ही देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे ये डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पिछले साल मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसकी उम्र थी ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। और एक और मतलब बात कही जा सकती है कि ये बीमारी लेडीज से ज्यादा मेल मेंबर में होती है। दूसरा है कि रोग के प्रमुख लक्षण क्या, मतलब कि क्या सिम्टम्स है। तो एंजाइना में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति, मतलब ना कि जब बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हो ना, तो उस वक्त आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जैसा लगेगा कि आपको हार्ट अटैक हो गया है। मतलब कि आपको ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इवन चेस्ट में ना लेफ्ट साइड में आपको पेन होने लगेगा, थोड़ा सा हैवी हैवी लगेगा। इवन ना मतलब आप जैसे कि रेस्टलेस फील करोगे, इवन बहुत टायर्ड सा लगेगा। तो उस वक्त लगता है कि हमें हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन वो एंजाइना होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन फिर भी दूसरा है मतलब कि हार्ट अटैक का, कि इसके सबसे बड़े सिम्टम है कि जब भी पेन होगा लेफ्ट साइड में होगा, और काफी मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, मतलब कि तुम ना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर रोगी को ऐसा फील होता है कि उसके चेस्ट पर काफी भारी सा कोई चीज रख दिया गया है। और वो पेन जो है वो आपके लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट हैंड के फिंगर्स तक वो दर्द होती है। इवन आपको ना वॉमिटिंग टेंडेंसी हो जाएगी, इवन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उस वक्त रोगी हो सकता है पेशेंट फेंट होकर के गिर भी जाए, और शायद मतलब कि पल्स रुक भी जाए, तो वही आपका हार्ट अटैक होता है। अब देखो नेक्स्ट है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद, मतलब अगर जब हार्ट अटैक आ जाता है तो आपको क्या फर्स्ट एड लेने चाहिए। तो इमीडिएटली पहले तो आप डॉक्टर को बुला ले जो भी नियर बाई अवेलेबल हो, और तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दें, मतलब कि फ्रॉम द बैक, यू जस्ट मेक देम टू ले डाउन। उसके कपड़े लूज कर दें और फिर कोई पेन किलर दे दें,
और अगर हो सकता है कि वो अगर पहले से ही हार्ट का पेशेंट हो तो उसके बाद ना सार्बिट्रेट नाम की एक टैबलेट होती है, जिसे ना जस्ट लाइक अ च्यू हम लोग कैसे कहते हैं, च्युइंगम वगैरह खाते हैं, तो उसी तरह उसे टंग के नीचे रख के उसे बस चूसना होता है। और अगर अचानक से दौरा पड़ जाए, रोगी की धड़कन रुक जाए, तो भी उसे बैक से ना लिटा करके उसके चेस्ट पर मसाज करनी चाहिए और फिर मुंह से मुंह सटा करके उसे हवा देना चाहिए और फिर तुरंत इमीडिएट एम्बुलेंस बुला करके उसे डॉक्टर के पास ले जाए। अब चलो देखते हैं कि क्या किसी और बीमारी में भी ऐसे ही सिम्टम होते हैं। तो हाँ, एंजाइना जैसे लक्षण कुछ और बीमारी में भी देखे जा सकते हैं। जैसे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस नामक एक आम रोग में छाती में पसलियों और कोस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोड़ों का दर्द हो सकता है। कि मतलब ना देखो, जो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो बाइक चलाते रहते हैं, हमेशा ट्रैवलिंग किया करते हैं वो भी टू व्हीलर पे, तो उनको ना ये स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कि आपका जो ये नेक है ना, पीछे का बैक, तो ये नेक और इवन जो ये बोन कनेक्टेड होता है बैक की तरफ में इन द सेंटर, तो वो जो है ना आपका, उसमें हमेशा पेन बना रहता है और उसकी वजह से लेफ्ट साइड में पेन होता रहता है। तो लोगों को कभी कभी लगता है ना कि शायद हमें हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट डिजीज हो रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन एक्चुअली में ये वाला जो पेन होता है ना वो कंटिन्यू रहता है, और एंजाइना का ऐसा है ना कि रुक रुक कर आता है, और इवन उसमें ना आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी हो। लेकिन फिर भी कहा गया है कि अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो डॉक्टर की सजेशन जरूर लें। अब बताते हैं कि इसका डायग्नोसिस किस बेसिस पर कैसे किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ना पेशेंट की हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपकी हिस्ट्री में क्या है, पहले से आप उसके पेशेंट हो या कितने सालों से हो, आपकी फैमिली में था या नहीं था, ये सारी चीजें। इसके अलावा सबसे पहले ईसीजी इंपॉर्टेंट होता है। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी होता है कि आपके पल्स को देखता है कि नॉर्मल वे में चल रहा है या एबनॉर्मल है थोड़ा सा, या फिर फ्लैक्चुएट हो रहा है, कांस्टेंट है या नहीं। फिर कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी से खास मशीन पर, मतलब ट्रेडमिल पता है ना आप लोगों को, जैसे हम लोग जिम में करते हैं, तो उस पर आपको रन कराया जाता है और फिर आपके चेस्ट पर एक मशीन लगाई जाती है और उसके बाद आपका ईसीजी लिया जाता है कि कितना किस स्पीड में आपका हार्ट भाग रहा है, कैसा पल्स चल रहा है। उसके बाद भी कुछ रोगियों में हॉल्टर जांच किया जाता है, मतलब कि एक टेस्ट है जो 24 से 72 घंटे, मतलब कि फर्स्ट डे टू टिल थर्ड डे ना आपको किया जाता है, और टिल 3 डेज आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, और पूरे 3 दिन, मतलब ड्यूरिंग ड्यूरिंग 3 डेज ना टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि मतलब आपका हार्ट कैसा काम करता है। जिन रोगियों में कभी ना मतलब कि वो सब कुछ ठीक नहीं हो पाता, उन्हें फिर से कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जाती है। मतलब ना कि ये एक लेजर टेस्ट होता है जो आपके बॉडी में कहीं भी होल करके और लेजर के थ्रू देखा जाता है, जस्ट लाइक का एक्सरे ही होता है। और फिर उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई। मतलब कि जो एक्सरे लिया जाता है ना, तो लेजर से लिया जाता है, तो उससे ये पता चल जाता है कि आखिर कहाँ तक किस लेवल की ब्लॉकेज है। फिर अब बताते हैं कि हार्ट अटैक का निदान क्या है, मतलब कि कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। देखो, हार्ट अटैक के मतलब कि उसके लिए सबसे पहले ईसीजी किया जाता है और फिर कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। बाद में न्यूक्लियर स्कैन करके पता लगाया जाता है कि दिल का कितना हिस्सा बेकार हुआ है, मतलब कि
एग्जैक्टली कहाँ पे कितना परसेंट ब्लॉकेज है, और इसे ही वो न्यूक्लियर स्कैन करके पता लगाए जाने वाले प्रोसेस को ही हम मूगा टेस्ट कहते हैं। ये तुम लोग का 1 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि मूगा टेस्ट किसे कहते हैं। अब है कि क्या एंजाइना का इलाज संभव है? तो हाँ, बहुत सी दवाइयां भी हैं, मेडिसिन भी हैं, जिसकी वजह से ना मतलब कि जैसे होता है ना आपका ब्लड थिक होने लगता है, तो बहुत सारी मेडिसिन चला के आपके ब्लड के थिकनेस को कम किया जाता है। फिर उसमें सॉर्बिट्रेट, प्रोपेनॉल, विरेपानील, निफेडेपिन, ये सारी मेडिसिन हैं जिसका यूज करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए ये दवाइयां यूज की जाती हैं, जिससे आपका ब्लड थिन हो जाए, ना कि थिक। जिन रोगियों में फिर मेडिसिन से मतलब कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होता, तो उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनियों को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जाता है। बैलून एंजियोप्लास्टी क्या है आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन अगर देखना हो तो तुम लोग यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो बैलून एंजियोप्लास्टी की कैसे दिखाता है। अब है कि हार्ट अटैक के रोगी का इलाज किस तरह किया जाता है। तो देखो, यह रोगी की कंडीशन पर डिपेंड करता है। रोगी अगर तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है, हॉस्पिटल अगर पहुंच गया, तो वहां सारी फैसिलिटी उसे मिल जाती है, और फिर वहां पर मतलब कि उसे ना वेन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें कुछ मेडिसिन होता है, जिससे जहां पे ब्लॉकेज होती है इमीडिएट वो खुल जाता है, और फिर रोगी फिर से सांस लेने लगता है। अगर पल्स काफी बिगड़ गई होती है तो इसके लिए भी दवा और पेस मेकर की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को पेस मेकर लगा करके भी उनका हार्ट आराम से नॉर्मल की तरफ पंप करने लगता है और सब कुछ चलता है। मतलब मैं ना कभी लेकिन सड़क पे बाहर पाया ठीक है ना, तो लेकिन जब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पेशेंट हैं तो उसे बहुत देर तक ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत होती है, ताकि उसे मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलती रहें, तभी जाकर के वो नॉर्मल हो पाता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट चले ही जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब देखते हैं कि बैलून एंजियोप्लास्टी है क्या। तो बैलून एंजियोप्लास्टी ना एक मतलब कि क्या बोले, एक वायर होता है, जस्ट लाइक कैसे हम लोग ना मोबाइल का चार्जर वगैरह होता है, उसके अंदर का जो वायर होता है ना वो उतना पतला सा होता है, और उसके फ्रंट पार्ट पे ना एक बलून लगी होती है, इसीलिए उसे बैलून एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, जो दिखने में नॉर्मल बलून की तरह ही होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में मतलब कि चाहे तो पैरों में या हाथों में कहीं पे होल किया जाता है, और वहां से उसे इंसर्ट किया जाता है, और वो उस वेन में पहुंचाया जाता है जहां पे एग्जैक्टली ब्लॉकेज है। और यहाँ से मतलब बाहर से ना जो भी डॉक्टर के हाथ में होता है, वहां से कुछ प्रेशर देने की कुछ बना होता है, जिससे उसे प्रेशर देते ही वो बलून वहां पे फूलने लगता है। ठीक है, तो वो फूलता है, और उसके बाद ना वो जहाँ पे ब्लॉकेज होती है उसे ना मतलब कि इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो उस ब्लॉकेज को खोल देता है, मतलब समझो कि वो टूटने लगता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। उसके बाद उसे मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से वो यूरिन के थ्रू वो ब्लॉकेज मतलब कि जो पार्ट्स थे वो निकल जाए। लेकिन ये पूरा सक्सेसफुल नहीं होता है जनरली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज जो है ना आपकी बॉडी के अंदर रह भी सकता है वो पार्टिकल्स, और कभी कभी वो फिर से वापस हार्ट अटैक का रीजन बनता है। लेकिन बाईपास सर्जरी, अब है कि दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है, और क्या ये भारत में होता है? तो हाँ, बाईपास सर्जरी में एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो एंकल है ना, एंकल से लेकर चेस्ट तक, मतलब कि टिल द नेक, पूरी बॉडी आपकी ऑपरेट हो जाती है, पूरा बॉडी खोल दिया जाता है, और जो भी वेंस हैं जहां भी ब्लॉकेज है उसे खोल करके सब कुछ निकाल दिया जाता है, और फिर आपके अंदर एक अच्छा वाला ब्लड चढ़ाया जाता है। तो भारत में ये ऑपरेशन बहुत से अस्पतालों में भी होता है। इनमें पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल मद्रास मतलब चेन्नई, उसका अपोलो हॉस्पिटल, मुंबई का केईएम हॉस्पिटल, इवन वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और नई दिल्ली का एम्स, एस्कॉट और बत्रा, ये सारे हॉस्पिटल्स में होता है।
एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपए का खर्च आता है, ये तो कम्प्लीटली गलत है। 20,000 से नहीं, लैक्स में बात होती है इधर। अब बोलता है कि हृदय रोग से बचाव के लिए जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, मतलब कि क्या सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो डेली एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी करें, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि ज्यादा कुछ प्रेशर लेकर के कोई काम नहीं करना है, ताकि आपके हार्ट पे प्रेशर पहले थोड़ा सा, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा ना जो डिस्टेंस है वॉकिंग का वो बढ़ाना है, इवन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर सजेशन। फिर हम इसमें बोला गया है कि प्राय समझा जाता है कि रात्रि भोजन के बाद की सैर अच्छी रहती है, मतलब आफ्टर डिनर ऑल्सो यू शुड वॉक, लेकिन बोला गया है कि हार्ट पेशेंट के लिए सही नहीं होता, क्योंकि एक तो खाना खाने के बाद ऑलरेडी आपके बॉडी को ना ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, तो उस वक्त खाना डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। इवन जब आप वॉक करने लगोगे तो फिर उसके लिए भी ऑक्सीजन, मतलब कि डबल जरूरत हो जाएगी, तो उस वक्त आपको ना दर्द हो सकता है। ठीक है। अब और दूसरा है कि अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, उसे बिल्कुल नहीं बढ़ने देना होता है। फिर दिल को और मेंटल स्ट्रेस को दूर रखना है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या डायबिटीज है तो आपको उसके लिए मतलब कि मेडिसिन लेनी होगी, तभी आप अपने आप को कंट्रोल में रख पाएंगे और हार्ट अटैक से दूर रख पाएंगे। फिर दूसरा है कि खान पान में क्या परहेज जरूरी है। तो खान पान में यही सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं कि आपको फैटी फूड्स नहीं खाना चाहिए, इवन समोसे कचौड़ी स्वीट से भी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इवन फिजिकल वर्कआउट की तरफ ध्यान देना चाहिए, जंक फूड फास्ट फूड की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। लेकिन हाँ चलो, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी ना देखें, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन उसके बदले हमें फिजिकल वर्कआउट करने की जरूरत है। तो कहने का मतलब कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हम लोग भी जानते हैं, राइट। तो इसीलिए जरूरी है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही चलें। डन। एनी डाउट इन दिस?